ये जो विजुअल्स आप देख रहे हो ये किसी बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये असली सीन है नेपाल के, जहां पार्लियामेंट पूरी तरह से जल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से राख बन चुकी है और पीएम केपी ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया है। काठमांडू की सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और लोग कह रहे हैं ये नेपाल का नया रेवोल्यूशन है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। काठमांडू की गलियों में आग, भीड़ और गुस्से का सैलाब है। रिपोर्ट्स ये तक कह रही हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहां पे घायल हो चुके हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहां से देश छोड़कर भाग गए हैं और जो भाग नहीं पाए उन्हें सड़कों पर मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है और एक फॉर्मर पीएम की वाइफ तक को इस भीड़ ने जिंदा जला दिया। मीडिया हाउसेस को भी इस भीड़ ने नहीं छोड़ा, सब जगह बस धुआं धुआं हो रखा है, बिल्डिंग्स जल रही हैं। आर्मी रिस्ट्रेन की बातें कर रही थी लेकिन हालात हाथ से बाहर हो चुके हैं। और शौक करने वाली बात ये थी कि इस इंसिडेंट में फॉरेनर्स खासकर इंडियंस तक को निशाना बनाया गया। ये सब शुरू होता है एक जेनजी प्रोटेस्ट से। नेपाल के 18 साल से 25 साल के युवा जो करप्शन और सिस्टम से परेशान हैं, ये लोग कह रहे थे कि अब बदलाव चाहिए और इन युवाओं की आवाज इतनी तेज थी कि ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया और काठमांडू लाखों युवाओं से गिर गया। लेकिन असली ब्लास्ट उस दिन हुआ जब सरकार ने हिस्टोरिक फैसला लिया। नेपाल गवर्नमेंट ने एक ही दिन में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बंद हो गए। वहाँ की सरकार बोली ये फेक न्यूज और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन यूथ को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। आज के टाइम में जॉब्स, बिजनेसेस, एजुकेशन सब कुछ सोशल मीडिया पर चलता है और अचानक से ब्लैकआउट का मतलब था कि क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स का फ्यूचर अंधेरे में फेंक देना। यही बना टर्निंग पॉइंट। बैन होते ही प्रोटेस्ट पूरी तरह से वायलेंट हो गया। इसके बाद जिसने आग में पेट्रोल का काम किया वो है नेपोटिज्म और इनइक्वालिटी। टिकटॉक और इंस्टा पर वायरल वीडियोस में दिखा कि मिनिस्टर्स के बच्चे कैसे यूरोप और यूएस में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स चल रही हैं उनकी, लग्जरी कार्स में घूमा जा रहा है और $1 मिलियन की शॉपिंग भी हो रही है। और दूसरी तरफ आम जनता गरीबी और भूकंप बाढ़ जैसी आपदा से जूझ रही है। सोचिए, नेपाल की पर कैपिटा जीडीपी $1500 से भी कम है और मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन में करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं। इस बात ने लोगों को अंदर तक तोड़ दिया है कि हम यहाँ पे गरीबी में जिए और मिनिस्टर्स के बच्चे और फैमिली आराम से रहें। जो पैसे नेपाल पर खर्च होने वाले थे उन पैसों से वो अपनी फैमिलीज को वो सब दे रहे हैं जो हमारा सपना है। और फिर क्या था, जैसे जैसे प्रोटेस्ट फैला वायलेंस और भी बढ़ती गई। रिपोर्ट्स आई कि 19 से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई। प्रोटेस्टर्स ने इंडियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे इंडियंस को कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स तक हिल गए जब प्रोटेस्टर्स ने पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर घुसने की कोशिश की। आर्मी ने बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन को संभाला। इमेजिन करो, साउथ एशिया के सबसे बड़े मंदिर में एक भीड़ का हमला। ये क्लियर सिग्नल था कि प्रोटेस्टर्स अब सिर्फ एंटी गवर्नमेंट नहीं रहे, सिचुएशन कॉम्युनल एंटी इंडिया टर्न लेने लगी थी। प्रोटेस्टर्स की डिमांड आखिरकार मान ली गई। पीएम केपी ओली ने और होम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया और इतना ही नहीं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वापस भी आ गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि डिमांड मान ली गई तो फिर भी आग क्यों लगी रही? पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट क्यों जलाए गए और क्यों अभी भी सड़कों पर फायर और प्रोटेस्टर्स दोनों नजर आ रहे हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ यूथ का रेवोल्यूशन नहीं था, इसके पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स भी है और शायद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी होगा। नेपाल ने बीते कुछ सालों में चाइना से नजदीकियां बढ़ाई थी। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट सब चीन के पक्ष में झुके थे और वेस्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं सोशल मीडिया बैन वेस्ट के लिए रेड लाइन थी और कुछ एक्सपर्ट्स तो इसको बांग्लादेश जैसा प्रॉक्सी बैटल मान रहे हैं जहां अचानक रिजिम चेंज हुआ था। तो क्या नेपाल भी किसी बड़े जियोपॉलिटिक्स खेल का हिस्सा है? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नेपाल को कौन बचाएगा, यूएस, चाइना? दोस्तों, ये साफ है, न यूएस आएगा न चाइना आएगा। चाइना अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड रहेगा। यूएस साउथ एशिया में सिर्फ अपने फायदे देखता है, किसी का नुकसान नहीं देखता। लेकिन इंडिया, इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल संकट में आया है, असली मदद इंडिया नहीं की है। चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो या फिर अब पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म,
इंडियन जनता और सरकार ही आगे आती है। आज भी नेपाल के लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई उनका असली पड़ोसी है और साथ दे सकता है तो वो है सिर्फ इंडिया। दोस्तों, नेपाल का ये क्राइसिस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब यूथ की आवाज़ दबाई जाती है, जब इनइक्वालिटी हद पार कर जाती है, जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स तक को चोट पहुंचाई जाती है, तो आग कोई भी नहीं रोक सकता। पर अब सवाल ये है कि प्रोटेस्टर्स को सब कुछ मिलने के बाद भी वो इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स है या फिर किसी सुपर पावर बोलने वाले किसी कंट्री का हाथ? आज नेपाल एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। सवाल ये है कि अब ये आग कब बुझेगी? सवाल ये है कि उसके बाद नया नेपाल कैसा होगा? क्या मोनार्की वापस आएगी? क्या कोई नया यूथ लीडर उभरेगा या फिर ग्लोबल पावर्स की पपट सरकार बनेगी? लेकिन एक बात पक्की है, नेपाल की असली मदद अगर कोई करेगा तो वो इंडिया करेगा, ना यूएस करेगा ना चाइना करेगा। अगर आपको ये डिटेल्ड डीप एंड डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेपाल का ये क्राइसिस सिर्फ उनका नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है।